अच्छा, आप फ्री हैं? सर, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हमारी जो इंडो पाक की सोसाइटी है, या वैसे इन जनरल जो हमारे जो कल्चर है, हमारा जो लाइक सोसाइटी है, उसके अंदर जो विमेन की जो प्लेस है, उसको मतलब इतना रेलीगेटेड प्लेस क्यों है? क्यों हमारे माशरे के अंदर औरत का वो मुकाम नहीं है जो होना चाहिए? देखो, it is because our societies are still semi-feudal. Yeah, can I explain this? Uh, can I explain this to you? सर, आप इसको जितना तफसील से एक्सप्लेन कर सकते हैं, जितने डिफरेंट एंगल से एक्सप्लेन कर सकते हैं, हिस्टोरिकल, फिलोसॉफिकल, रिलीजियस, व्हाटएवर, आप उसे करें। यू हैव अच्छा, ऑल द इसको टाइम इन द वर्ल्ड। ओके। देखो, जो फ्यूडल सोसाइटी या सेमी फ्यूडल सोसाइटीज होती हैं उसमें उनमें women are regarded subordinate to men, not equal to men. That is because, you see, um, these feudal societies are based on physical strength. जैसे कि ये एग्रीकल्चरल सोसाइटीज होती हैं ज्यादातर, तो एग्रीकल्चर के लिए जो टिलिंग ऑफ द लैंड और ये हार्ड लेबर होता है, ये मेन फोक करते हैं। तो मेन आर डूइंग द आउटडोर वर्क ऑफ डूइंग एग्रीकल्चर, एंड women वर्क इन द हाउस, घर में काम करती हैं, हैविंग चिल्ड्रन, रेजिंग चिल्ड्रन, एंड कुकिंग, क्लीनिंग, ये सब करती हैं। तो जो हार्ड हार्ड लेबर होता है वो मेन करते हैं, और जिसमें लेस लेबर चाहिए होता है, हाउस होल्ड वर्क, वो विमेन करती है। विमेन आर मेनली कन्फाइंड टू द हाउस। तो मेन आर नॉट फिजिकली स्ट्रॉन्गर देन विमेन। जो नेचर ने हम लोग की बॉडीज बनाई है, तो एवरेज मैन इज स्ट्रॉन्गर फिजिकली देन द एवरेज वुमन। एक तो ये बात होती है, और दूसरी है कि विमेन आर इनकैपेसिटेटेड फॉर लॉन्ग पीरियड्स ड्यू टू प्रेगनेंसी। पहले क्या होता था कि फ्यूडल टाइम में पहले कोई ये कॉन्ट्रसेप्टिव होते नहीं थे। विमेन वर मैरिड एट अर्ली एज, जब लड़कियां होती थी 14-15 साल की, एंड दे केप्ट हैविंग चिल्ड्रन, बिकॉज सेक्स इज नॉर्मल। तो हर साल एक बच्चा पैदा हो जाता था। हर औरत को 15-20 बच्चे होते थे। देयर वर नो कॉन्ट्रसेप्टिव। ऑफ कोर्स, many of those children died because at that time medical science was not advanced, and चाइल्ड बर्थ में डेथ हो जाती थी, या छोटा बच्चा है उसको कोई इन्फेक्शन हो जाए, उस टाइम एंटीबायोटिक नहीं होते थे, तो मर जाते थे बच्चे बहुत सारे। तो हर औरत के 14, जैसे यू वुड हैव रेड इन योर हिस्ट्री बुक की मुमताज महल, वाइफ ऑफ मुगल एम्परर शाहजहां, डाइड गिविंग बर्थ टू अ 14th चाइल्ड। समझे ना? हम लोग की जो दादियां परदादियां, सबके 14-15 बच्चे होते थे, क्योंकि उस टाइम कॉन्ट्रसेप्टिव नहीं होते थे, और बचपन में शादी हो जाती थी, तो सेक्स इज नॉर्मल, तो बच्चे होते जाते थे। women were incapacitated for these two reasons. एक तो men are on an average physically stronger than women, और दूसरा women were incapacitated for long periods due to pregnancy. So that society, feudal society, was based on physical strength, because, as I said, men are on an average stronger than women. तभी जो लड़ाइयाँ होती थी, wars होती थी, उसमें women would not take part. Only the men fought, because उस टाइम जो लड़ाई होती थी with old weapons like sword and spear, तलवार, भाला, इससे लड़ाई होती थी। तो वो men being stronger than women, only men took part in wars. औरतें नहीं लड़ती थी। आजकल के जमाने में तो आप देखे होंगे कि अमेरिकन जेट एयरक्राफ्ट औरतें भी उड़ाती हैं। दे टेक पार्ट इन वॉर्स, बट
But feudal society, because it was based on physical strength, and men are normally stronger than women, so in that society, women were regarded inferior to men. अब ये पोजीशन बदल गई after the coming of modern industry. Because modern industry does not depend on physical strength, but on technical skills. जैसे एक औरत कंप्यूटर भी चला सकती है, कंप्यूटर में तो बटन दबाने होते हैं, कोई फिजिकल स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं होती है. तो ये आईक्यू टेस्ट जो मॉडर्न साइकोलॉजी में इंटेलिजेंस क्वोशंट टेस्ट होते हैं, उसमें ये प्रूव हुआ है कि द आईक्यू ऑफ एन एवरेज वुमन इज द सेम एज द आईक्यू ऑफ एन एवरेज मैन. दोनों की 100 होती है. इंटेलिजेंस में दे आर इक्वल, एवरेज. एंड बिकॉज modern society, industrial society is based on technical skills, not on physical strength. Therefore, women should be given complete equality with men, because intelligence उनकी कम नहीं होती है men से. And modern industrial society is based on technical skills, जिसमें औरतें भी they prove they can be equal to men. पुराने जमाने में औरतों को एजुकेशन नहीं दी जाती थी. फ्यूडल सोसाइटी में women were mostly kept illiterate, and they were not given opportunities like becoming engineers and doctors and so on. Modern society, they get all the opportunities. Therefore, in modern society, women must be given equality. अच्छा, पहले क्या होता था कि men would do outdoor work and women would do indoor work, household work. ये डिवीजन ऑफ लेबर टूट गया है मॉडर्न सोसाइटी में. मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी, जैसे तुम बैठे हो अमेरिका में, तुम देखते होगा कि women are also working. Women also go out of the home. हस्बैंड गया हुआ, हस्बैंड इंजीनियर है, अपने काम पे क्या है, सवेरे मोटर कार पे निकल जाता है अपने फैक्ट्री या ऑफिस जहां भी. और औरत डॉक्टर या टीचर है, वो भी अपनी कार पे निकल जाती है. एंड दे शेयर द हाउस होल्ड वर्क. जो हाउस होल्ड वर्क पहले सिर्फ विमेन करती थी, जैसे खाना पकाना और घर की सफाई, ये सब, नाउ both husband and wife, they share the household work. Because there are modern gadgets like pressure cooker and vacuum cleaner and refrigerator, ये सब. So that helps make the household work easier. मगर वो शेयर करते हैं हाउसहोल्ड वर्क. जैसे मानिए हस्बैंड अपने काम से जल्दी लौटता, तो हस्बैंड ने खाना पका दिया. वाइफ बाद में लौटी, तो हस्बैंड ने दोनों के लिए खाना बना दिया. तो ये कहने का मतलब, वो जो डिवीजन ऑफ लेबर था फ्यूडल सोसाइटी में, men doing outdoor work and women doing household work, वो टूट गया इन मॉडर्न सोसाइटी. तो अब ये जो इक्वालिटी आ गई है, बट रियलिटी है कि इन लार्ज पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, पर्टिकुलरली अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड्स लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान, जहां अभी भी सेमी फ्यूडल सोसाइटीज हैं, वहां पे अभी भी men treat women as inferior. उनकी फ्यूडल मेंटालिटी अभी गई नहीं है. अभी भी जो हस्बैंड है, वो चाहता है हस्बैंड खाना पकाए, हस्बैंड सारा घर का काम देखे. तो ये अभी मेंटालिटी, फ्यूडल मेंटालिटी, many men अभी भी है. They treat their wives as inferiors. This is the reason why women are kept subordinate in countries like India and Pakistan, subordinate to men. This is the situation, and that is why women पे crime बहुत ज्यादा होते हैं. बहुत, because women are treated as inferior, तो उन पे rape और other kinds of crimes होते रहते हैं. This is the position. मगर क्या है कि देखिए, हमारी सोसाइटी इंडिया पाकिस्तान, इट इज इन टर्मोइल. बहुत सोशल चर्निंग हो रही है.
अब जैसे इंडिया में, आई कैन टेल यू बिकॉज आई बीन अ लॉयर एंड फॉर 20 years एंड अ जज फॉर 20 years, द नंबर ऑफ divorce cases, custody cases, alimony cases, and domestic violence cases, बहुत our courts are flooded. Indian courts, right from district court to high court to Supreme Court, they are flooded with cases relating to husband-wife matrimonial disputes, divorce, maintenance, custody of children. ये सब भरे हुए हैं बहुत. There's a huge number of cases pending in all the courts in India. This family matrimonial disputes. पहले नहीं होती थी. फ्यूडल टाइम में बचपन में शादी हो जाती थी, लड़की 13-14 साल की, लड़का 15 साल का, शादी हो जाती थी. They grew up together. They became friends also. Adjustment, young age में एडजस्टमेंट भी जल्दी हो जाता है क्योंकि पर्सनैलिटी फ्लेक्सिबल. समझे ना. Yeah. दोनों बच्चे बचपन में शादी हो जाती थी और धीरे धीरे they grew up together, they became friends, not just husband and wife. और कोई डाइवोर्स वगैरह नहीं होता था, बहुत रेयर होता था. अब क्या हो गया है, जैसे आई कैन टेल यू अबाउट इंडिया बिकॉज आई एम लिविंग इन इंडिया. अक्सर हो क्या गया कि लड़का 30 साल का हो गया, लड़की 28 साल की हो गई जब शादी हुई. और शादी भी कैसे होती है यहाँ पे इंडिया में, जो मिडिल क्लास में, आई कैन टेल यू कि लड़की के माँ बाप बुलाते हैं लड़के के माँ बाप और लड़के को अपने घर चाय नाश्ते पे, और वो द बॉय एंड गर्ल दे कैन मीट, उनको एक अलग कमरे में दे कैन सिट एंड टॉक, एंड दे आस्क वेदर यू आर अग्रीबल टू गेट मैरिड. अच्छा, अग्री कर गए, मगर आफ्टर मैरिज सडनली यू रियलाइज यू आर लिविंग विद अ स्ट्रेंजर. अच्छा, वो लड़की 28 साल की हो गई है, वो भी बड़ी हाईली क्वालिफाइड हो गई है, इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर वगैरह. उसकी भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है. अब वो दबने वाली नहीं है. यू कांट जस्ट ऑर्डर हर टू डू दिस टू दैट, यू हैव टू ट्रीट हर विद रिस्पेक्ट. मगर कई हस्बैंड हैं, उनकी फ्यूडल मेंटालिटी होती है, वो चाहते हैं कि हम बीबी मेरा कहना माने, जो मैं कहूँ वो करे. तो झगड़े होते हैं इस बात पे, बहुत मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स वगैरह होती हैं, एंड अदर डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू मैरिज. तो हमारी सोसाइटी बिल्कुल उथल पुथल में है. वी आर इन ग्रेट सोशल चर्निंग. सोसाइटी में और सोशल चर्निंग हो रही है, और ये काफी लंबे अरसे तक चलेगी. दिस इज द सिचुएशन इन इंडिया एंड पाकिस्तान. सर डू यू थिंक कि हमारी जो सोसाइटी के अंदर, जैसे अभी आपने कहा कि लड़का लड़की 28 और 30 साल के होते हैं, उनकी शादी होती है तो वो उनको रियलाइज होता है हम तो स्ट्रेंजर्स हैं, और जबकि आपने कहा कि एक तरफ जब उनकी शादी अर्ली हो जाती है तो दे ग्रो अप टुगेदर, दे गेट टू नो ईच अदर एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो सर जो मैरिज की जो एज है, वो क्या आइडियल एज ऑफ मैरिज क्या होनी चाहिए सर? देखिए, आई थिंक इन बोथ कंट्रीज बॉय बॉय के लिए 21 और गर्ल के लिए 18 मिनिमम होनी चाहिए. मगर इन प्रैक्टिस सॉरी, इन प्रैक्टिस दैट इज नॉट फॉलोड. ऑफन अभी भी मैरिज अर्ली एज में हो जाती है. अच्छा, अब देखिए, अर्ली एज में क्या की पर्सनैलिटी फ्लेक्सिबल होती है, एडजस्टमेंट जो एडजस्टमेंट होता है वो आसानी से हो जाता है. लेट एज में जब लड़का 30 का हो गया, लड़की 28 की हो गई, देयर पर्सनैलिटीज हैव बिकम रिजिड, दे आर नॉट फ्लेक्सिबल. तो एडजस्टमेंट में ज्यादा दिक्कत होती है. आप समझे ना, क्योंकि लड़के की भी अपने वे ऑफ थिंकिंग है, अपनी प्रेफरेंसेस हैं, चॉइसेस हैं, इंटरेस्ट हैं. वैसे लड़की की भी अलग. मैनी गर्ल्स नाउ दे कॉन्सेंट्रेट इन बिल्डिंग अप देयर करियर, तो वो पूरा टाइम उसी में लगाती हैं. और बाय द टाइम शादी होने का टाइम आता है, दे आर 28-29 ईयर्स ऑफ एज. तो
बाय दैट टाइम पर्सनैलिटी रिजिड हो जाती है, वे ऑफ थिंकिंग, इंटरेस्ट, हॉबीज, ये सब एक होते हैं। तो कभी कभी मैच हो जाता है, मैच हो जाता है, कभी कभी मैच नहीं होता है, झगड़े होते हैं। ये बड़ा भारी सोशल प्रॉब्लम आ गया। जैसे इंडिया में आई कैन टेल यू कि बहुत सारी लड़कियां इंडिया की ही नहीं, पाकिस्तान की, विद हुम आई टॉक ऑन व्हाट्सएप, वो बेचारी कहती हैं कि हमारी एज हो गई है 32, 35, और शादी नहीं हुई है। दे वांट टू, मुझसे कहती हैं कि आई वांट टू गेट मैरिड, मगर अब लड़का नहीं मिलता है, क्योंकि लड़के जो हैं उनसे इसके सबकी शादी हो चुकी है। अच्छा, नेचुरल होता है औरत में कि वुमन wants to get married because she wants to have children. वुमन में एक बड़ा, मोस्ट women में बड़ा इंटेंस डिजायर होता है टू हैव चिल्ड्रन। क्योंकि देखिए, एक नेचर में प्रिंसिपल है कि the individual may die but species must continue, human species must continue. तो उसके लिए the main role is performed by the woman, because she has to conceive the child, then she has to have the child in pregnancy for 9 months in her body, then give birth to the child, then rear the child. मेन रोल वुमन का होता है, मैन का भी होता है, बट दैट इज एंसिलरी। हर औरत, ऑलमोस्ट ऑल वुमेन वांट टू हैव चिल्ड्रन, ये नेचर ने बनाया है, यू कांट फाइट अगेंस्ट नेचर। तो मगर अब आपकी एज हो गई है 34, 35, उम्र निकली जा रही है, अब जानने लगती है कि आई मे नेवर हैव चिल्ड्रन, नेवर हैव फैमिली। तो मेंटल केसेस हो जाते हैं बहुत। दिस कॉजेज अ लॉट ऑफ मेंटल प्रॉब्लम्स, कि जो बिकॉज यू गोइंग अगेंस्ट नेचर ऑफ नॉट हैविंग चिल्ड्रन, नॉट हैविंग अ फैमिली। तो ये बहुत, आई एम सॉरी फॉर दीज गर्ल्स, मेनी ऑफ देम दे व्हाट्सएप मी कि साहब हमारी शादी नहीं हो रही। मैं कभी कभी कुछ जो कॉन्टेक्ट्स हैं उनको मैसेज भेजता हूँ कि देखो कोई लड़का ढूंढो। तो बट इट्स अ बिग सोशल प्रॉब्लम। I can tell you in India, I don't know, you would be knowing more about Pakistan, but इंडिया में तो बहुत लड़कियां हैं जिनकी उम्र निकली जा रही है, 30 में आ गई हैं, अब दे शुड बी हैविंग चिल्ड्रन एंड फैमिलीज, मगर नहीं हुई है, क्योंकि दे कॉन्सेंट्रेटेड ऑन बिल्डिंग अप देयर करियर। अब जब शादी करना चाहें, अब वो लड़कों की शादी ऑलरेडी हो चुकी, उस उम्र के लड़कों की, तो बड़ा भारी प्रॉब्लम हो गया। इनफैक्ट पाकिस्तान से मुझे कई लड़कियों का मैसेज आता है कि हमारी उम्र 34, 35 साल की हो गई है, शादी नहीं हो पाई है, हम करना चाहते हैं। तो मैं कई अपने पाकिस्तानी कॉन्टेक्ट को मैसेज भेजता हूँ कि भाई इसके लिए कोई लड़का ढूंढो। ये बड़ा भारी प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम हो गया है कि लड़कियों की उम्र निकली जा रही है और शादी हुई नहीं है, तो सर बच्चे आर यू, हुए नहीं है। तो आप ये सजेस्ट कर रहे हैं कि लाइक अर्ली एज में शादी हो जानी चाहिए, एज सून एज यू कम ऑफ एज, लाइक लीगल एज 18, 21, इट्स बेटर टू गेट मैरिड, गेट सॉर्टेड। आई मीन, देखिए, ये तो अपना अपना इंडिविजुअल प्रेफरेंस होता है। अब मैं क्या एडवाइस दूं? मैं मैं सोशल प्रॉब्लम आपको बता रहा हूँ कि यहाँ आप देखिए, यू वुड बी नोइंग मोर अबाउट पाकिस्तान। वैसे मेरे भी बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स हैं, आई हैव लॉट ऑफ पाकिस्तानी फ्रेंड्स हुम आई टॉक विद ऑन व्हाट्सएप, उनमें से कई लड़कियां हैं, एंड आई सिंपैथाइज विद देम, आई वांट देम टू बी हैप्पी। मगर हैप्पीनेस के लिए नॉर्मली अ वुमन वांट्स टू हैव चिल्ड्रन। कम से कम एक बच्चा होना औरत के लिए बहुत जरूरी होता है, बिकॉज देन यू आर फुलफिलिंग द रोल ऑफ नेचर। अदरवाइज यू आर गोइंग अगेंस्ट नेचर एंड देन नेचर विल हिट यू बैक, यू विल हैव मेंटल प्रॉब्लम। तो ये बड़ा भारी प्रॉब्लम हो गया है इन मिडिल क्लासेस पर्टिकुलरली, इंडिया में भी, एंड probably in Pakistan you would be knowing more. What is your age? What is your age? सर आई एम 30। तो 30 बताइए, आपने अभी तक शादी नहीं करी है नहीं, किसी, तो some girl is disappointed। आई डोंट नो सर। करिए, किसी लड़की की नैया पार कराइए आप।
सर नहीं, वो नहीं, पार नहीं होना चाहती। मैं कहता हूँ आओ पार करते हैं, लेकिन वो नहीं करती। मैं क्या बताऊं भाई, मे भी थोड़ा सा मुझसे पूछे कि भाई कैसे, हाउ टू मेक अ गर्ल हैप्पी, मैंने कहा उर्दू पोइट्री सीखो, सर उर्दू उर्दू पोएट्री। शायरी। सर उर्दू शायरी तो आती है। देखिए मैं अभी आज जो ये हमारी एपिसोड है, इससे पहले मैं मेरे जहन में एक शेर आ रहा था, मैंने कहा मैं आपको सुनाऊंगा कि लाइक हमारी जो भी ये चल रहा है ये कैस जंगल में अकेला है मुझे जाने दो, खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो। तो सर एक आप हैं एक मैं हूँ, मतलब उर्दू शायरी हमें आती है, पढ़ी भी है, की भी है खुद भी। सर मैंने मैंने अमेजोन के ऊपर मेरी बुक पढ़ी हुई है पोइट्री की, सॉन्ग्स ऑफ लिबर्टी। उसके अंदर सर मैंने बेताशा पोइट्री लिखी है। लेकिन कोई कोई लड़की जो है ना वो नहीं मानी आज तक। अब मैं बता दूं किस तरीके से लड़कियां मानेंगी। ये कैसे? शेर आप नोट कर लीजिए, कागज कलम है आपके पास? जी जी मिर्जा गालिब का शेर, जी ग्रेटेस्ट उर्दू पोएट। शेर अर्ज है, जब वो जमाल दिल फरोज, जब वो जमाल दिल फरोज, सूरत में सूरत मेहर नीम रोज, आप ही हो नजारा सोज, पर्दे में मुंह छुपाए क्यों। मैं हाँ। रिपीट कर रहा हूं, जी जी। जब वो जमाल दिल फरोज, सूरत मेहर नीम रोज। सूरत मेहर नीम रोज का मतलब समझे? नीम ब- रोज मतलब नून, बिल्कुल जब सूरज बिल्कुल ऊपर पे है, जी जी आपका जी इतना चमकता हुआ चेहरा है। जी जी जब वो जमाल दिल फरोज, जी। सूरत मेहर नीम रोज, सूरज चमक रहा है जैसे नून का सन, आप ही हो नजारा सोज, पर्दे में मुंह छुपाए क्यों। मतलब इफ यू आर सो तो, ब्यूटीफुल, इफ यू हैव सच अ शाइनी फेस, तो फिर आपको पर्दे में क्यों छुपाया जाए? तो ये आप ये अब लड़कियों को आप सुना दिया करिए, फिर वो उनका दिल पिघल जाएगा। सर तो मैंने फिर लड़कियों आपको, सर मैंने लड़कियों अरे को ये शेर सुनाए हैं। मैंने ऐसी अरे ऐसी भाई ये जैसे नहीं सुना है ना भाई, क्या बात कर रहे हैं, मिर्जा गालिब का शेर सुनाइए आप, पता नहीं किसी ऊट पटांग शायर का आपने सुना लिया। मिर्जा गालिब का सुनाइए तो आप उनका दिल जीत लेंगे। सर आपने इस तरह ये शेर कहा कि दिल टूटा है किसी का? बहुतों को उनका दिल जीता है मैंने उससे। अच्छा। लाहौर सर वाली का भी आपको पता है, लाहौर वाली का भी दिल जीता इसी से। इसी इसी शेर से जीता है लाहौर वाली का दिल। मतलब उनको सुनाया ये भी था उसमें। सर टॉक टू मी अबाउट गालिब सर, मतलब गालिब की पोएट्री के बारे में हमें हमसे बात करें। देखिए, मिर्जा गालिब इज द ग्रेटेस्ट उर्दू पोएट एवर। 20th सेंचुरी में तो फैज अहमद, मगर ओवरऑल मिर्जा गालिब इज द ग्रेटेस्ट। उसका जो रेंज है, उसकी जो नए नए एंगल से प्रेजेंट करता है चीजें, उसके बराबर कोई हुआ नहीं है। मिर्जा गालिब वॉज द ग्रेटेस्ट उर्दू पोएट। उसकी उसकी बस एक ही उर्दू की वो किताब है, मगर उसमें एक से एक बढ़िया से बढ़िया शेर है। बहुत डिफरेंट एंगल उसने बिल्कुल नया, यानी डिफरेंट डायमेंशन दे दिए, कहाँ कहाँ पहुंच गया, उसके बराबर कोई है नहीं। अब वो देखिए, वो ही वॉज, ऑल्दो ही लिव्ड एट द टाइम ऑफ द म्यूटिनी, 1857 में म्यूटिनी हुई थी इंडिया में, उस जमाने में था, मगर ही वॉज अ मॉडर्न पोएट। वो जो अटैक करता है फ्यूडलिज्म को, वो क्या शेर है उसका, बाजीचे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। नहीं वो तो पूरी गजल आपने सुना दी। ईमान मुझे रोके है जो खींचे है मुझे कुफर। करेक्ट। अब देखिए, इमाम मुझे रोके है जो खींचे हैं मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे। जी जी अब इसका क्या मतलब हुआ, मैं आपको समझाऊं इसका मतलब। जी जी, इस पे जरा एलैबोरेट करें अच्छी तरह। देखिए, what Ghalib is saying that we should reject feudalism and we should become modern minded.
काबा को लिटरली मत लीजिए। देखिए उर्दू पोएट्री में अक्सर द पोएट राइट्स इन मेटाफर्स, not to be taken literally. So Kaaba does not here mean the Kaaba in Makkah. Kaaba means backwardness, feudalism. I've rejected backwardness. और कलीसा का मतलब चर्च जो वेस्टर्न, तो दैट मीन्स कि वी मस्ट टर्न टुवर्ड्स द वेस्ट। वेस्ट से सीखना है हमको, हमको बैकवर्डनेस छोड़ना है, मॉडर्न होना है। काबा मेरे पीछे, कलीसा मेरे आगे, ईमान मुझे रोके है, यानी रिलीजन इज स्टॉपिंग माय प्रोग्रेस। जो खेचे हैं मुझे कुफ्र, या कुफ्र का मतलब लिटरली मत लीजिए कि इट मीन्स कि डिनायल ऑफ गॉड और इस्लाम। यह कुफ्र मीन्स मॉडर्निज्म। मॉडर्निज्म इज पुलिंग मी फॉरवर्ड। आप समझे ना इसको। उर्दू पोएट्री के बारे में एक चीज आपको बताऊं, उर्दू पोएट्स अक्सर लिखते हैं घुमा फिरा के, डायरेक्ट लैंग्वेज में नहीं लिखते। दे राइट इन मेटाफर्स, यूजिंग मेटाफर्स, सजेशंस, इंडिकेशंस, हिंट्स। समझे ना। तो उसके लिए देखिए, एक तो उर्दू पोएट्री की लिटरल मीनिंग होती है, सुपरफिशियल मीनिंग, आउटर मीनिंग, और एक होती इनर मीनिंग, जो रियल मीनिंग विच द पोएट इज ट्राइंग टू कन्वे। आप समझे ना। तो आपको ढूंढना है कि क्या व्हाट इज द पोएट रियली ट्राइंग टू से। डोंट गो बाय द लिटरल मीनिंग। अब जैसे फैज अहमद फैज का बड़ा मशहूर वो शेर है, क्या था वो, एक लौट जाती है उधर को भी नजर, क्या कीजिए, अब भी दिल का है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए। नहीं नहीं, एक सेकंड। कौन सा वाला सर, आप बताएं। अरे वो, 1 सेकंड। जी जी। मैं अपने कंप्यूटर पर देखता भूल जाता हूँ। बिकम एन ओल्ड मैन नाउ। मुझे बताएं सर, मैं भी सर्च करता हूँ, थोड़ा सा हिंट तो दें। रुको यार, वेट वेट। और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा, दिल ना उम्मीद तो नहीं, नहीं। मिल गया मुझे। जी जी जी। बड़ा फेमस पोएम है उसकी। गुलों गुलों में रंग भरे बाद नो बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। अब इसका क्या मतलब। हेलो, जी जी, आपकी तस्वीर चली गई है। एक सेकंड एक सेकंड। आप उस पे कैमरा वाले आइकन पे क्लिक करें, शायद आज। यस, यू अब आर आ बैक। गए। जी, आगे आगे। अब सुनिए, इसका जी। मतलब ये शेर का मतलब आपको समझाते हैं, क्योंकि आपको उर्दू प्रोफेसर भी नहीं बता पाएंगे। ओके। गुलों में रंग भरे बाद नो बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। अब देखिए इसकी लिटरल मीनिंग, जो सुपरफिशियल मीनिंग है, आउटर मीनिंग है, वो ये है कि गुलों में, फूलों में, रंग भरे, रंग से भरे हुए। बाद मतलब हवा, मॉर्निंग ब्रीज। बाद नो बहार, न्यू स्प्रिंग, न्यू स्प्रिंग की हवा चल रही है। चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले, आओ कि गुलशन मतलब बगीचा का कारोबार चले। ये तो लिटरल मीनिंग हो गई। बट द रियल मीनिंग विच द पोएट इज ट्राइंग टू कन्वे इज समथिंग वेरी डिफरेंट।
यहाँ गुलशन का मतलब आप लिटरल मत लीजिए। लिटरल मीनिंग तो होता है बगीचा, गार्डन, बट हियर द फेयर इज मीनिंग द कंट्री। ही इज गिविंग अ कॉल टू पेट्रियट्स, जो पेट्रियोटिक पीपल है, देशभक्त हैं, उनको पुकार रहा है कि आओ, मुल्क बड़े दिक्कत में है, चले भी आओ कि गुलशन का गुलशन मतलब हियर ही मीन्स द कंट्री। The word Gulshan should not be understood literally. Here it means the country. कि चले भी आओ, come because the country is in great distress. ये सेकंड लाइन का दूसरा मिसरे का ये मतलब हुआ। और पहला जो मिसरा है, गुलों में रंग भरे बाद नौ बहार चले, इसका मतलब है कि the situation in the country is ripe for a revolution. जो सिचुएशन आ गई है कंट्री की, इट इज राइप फॉर अ रेवोल्यूशन। गुलों में रंग भरे बाद नौ बहार चले, और चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। ये पेट्रियोटिक पीपल को पुकार रहा है कि आओ, अब मुल्क बड़े दिक्कत में है, तुम्हारी जरूरत है, चले आओ, आओ देश के लिए लड़ने के लिए। अब आप मतलब समझे, गुलों में रंग भरे बाद नौ बहार चले मीन्स द कंट्री इज राइप फॉर अ रेवोल्यूशन। उस लाइन को आप लिटरली मत पढ़िए, इट मस्ट बी अंडरस्टूड फिगरेटिवली, मेटाफोरिकली। He's conveying that the situation in the country is ripe for a revolution. चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले, आओ, the patriotic सर people इस तरह come तो forward. देखिए, ये जो फॉर एग्जाम्पल अगर मॉडर्निज्म की बात की जाए, मॉडर्निटी की बात की जाए, तो मॉडर्निटी की बात तो अल्लामा इकबाल ने भी नहीं की। उन्होंने भी नहीं कहा कि सुल्तानी जमहूर का आता है जमाना, जो नक्शे कौन तुमको नजर आए मिटा दो, समथिंग लाइक दैट। देखिए, अल्लामा इकबाल से मैं बहुत नफरत, सर मैं ये बताना चाहता हूँ। क्यों? अबे मैं मेरी बात तो सुनिए, आपने सुनने के पहले मुझे कंडेम करना शुरू कर नहीं, दिया। कंडेम नहीं किया, मैंने सिर्फ पूछा क्यों। हाँ, तो मैं बता तो रहा हूँ, सुनिए। जी जी। देखिए, he was born in I think 1877. You can check up on Google. In 1904, when he was 27 years of age, he wrote the famous poem, uh, क्या था वो? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हाँ, सारे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उस टाइम ही वॉज सेक्युलर एंड पेट्रियोटिक, ही वॉज अ यंग मैन। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, और क्या क्या। गुलिस्तान। मगर ये 1904 में लिखा था। 1905 में ये हजरत गए इंग्लैंड, और 3 साल इंग्लैंड में बिताया उन्होंने। वहां से जब लौट के आए, he had become totally communal and he started advocating two nation theory, जो जिन्ना की ने बाद में फॉलो करी। जो उनकी पोएम है शिकवा या जवाब शिकवा, ही टीचिंग पैन इस्लामिक नॉनसेंस, सारे इस्लामिक कंट्रीज को यूनाइट करना चाहिए, यानी हिंदूज और मुस्लिम्स आर टू सेपरेट नेशंस, एंड दैट्स लेड टू पार्टीशन, एंड आई हेट पार्टीशन। as I told you, I believe India and Pakistan are one country. ये अंग्रेजों की शरारत थी। तो इकबाल became a British agent। उसने जो एड्रेस दिया 1930 में, मुस्लिम लीग की इलाहाबाद कॉन्फ्रेंस हुई थी 1930 में। उसमें ही यू रीड हिज स्पीच, ही प्रीच्ड टू नेशन थ्योरी, जो जिन्ना की थ्योरी हुई। तो जो जो देश का बंटवारा करना चाहता है वो तो मेरा दुश्मन हो जाता है, इसलिए मैं नफरत करता हूँ। मैंने अपना रीजन बताया, यू मे डिसएग्री, यू आर एंटाइटल्ड टू डिसएग्री, बट सर आई एम ऐसा क्या? टोल्ड यू। सर 1904 से 1907 के दरमियान जब वो यूके में थे, इंग्लैंड में थे, तो ऐसा क्या हुआ कि ही बिकेम अ कम्युनल पर्सन? यार क्या हुआ तो मैं नहीं बता सकता हूँ, वी कैन ओनली ड्रॉ इन्फ्लुएंसेस। ओके। मुझे लगता है कि ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंट्स इनके पास आए और इनसे कहा ये सब छोड़ो, तुम जो पेट्रियोटिज्म वगैरह कर रहे हो, वरना हम तुमको जेल में भेज देंगे, तुम मुसीबत में पड़ोगे, तुम मेरा हमारा काम करो, वरना हम तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। इंटेलिजेंस एजेंसीज विल गो आफ्टर यू एंड यू विल बी इन बिग ट्रबल। दिस इज माय गेस, because this is only inference, I have no direct proof.
But the fact is that when he came back, he had become communal. जो सेकुलर आदमी था, जो हिंदू मुस्लिम एक यूनिटी की बात करता था, वो एनिमोसिटी की बात करने लगा, वो टू सेपरेट नेशन, ये सब नॉनसेंस बोलने लगा। और कितना बताइए, पार्टीशन से कितना नुकसान हुआ, 10 लाख लोग तो मारे गए पार्टीशन टाइम में, ब्रूटल मर्डर्स हुए, और कितने 20 लाख बेघर हो गए, भगा दिए गए, पाकिस्तान से हिंदुस्तान भागना पड़ा हिंदुओं को, और इंडिया से भागना पड़ा पाकिस्तान मुसलमानों को। कितनी तकलीफ हुई, कितना जुल्म हुआ। Was he not also responsible along with Jinnah and Gandhi and other? Iqbal was also responsible for that. Why should I not hate him? जो आदमी इतना इतना जिसके वजह से कितना जुल्म ज्यादती हुई, आज तक हम लोग सफर कर रहे हैं। आज तक हम लोग में जो पार्टीशन चल रहा है, वो हिंदू मुस्लिम हेट्रेड लोग प्रीच कर रहे हैं, कई लोग, तब आप उनका नाम जानते हैं। तो इकबाल was also one of the person responsible for that. जो आदमी जवानी में पेट्रियट और सेकुलर था, वही चल के आगे। जैसे हमारे कई लोग ऐसा, अंग्रेज बड़े शातिर थे, वो क्या करते थे, जो पेट्रियोटिक यंग लोग थे, हिंदू और मुस्लिम, उनको उनके पास जाते थे ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंट्स, और कहते थे ये सब तुम बंद करो, वरना हम तुमको जेल भेज देंगे, काला पानी में भेज देंगे। तो भेज दिया गया था, लाइक मैन लाइक वीर सावरकर, और ये सब जो बचपन यंग एज में पेट्रियोटिक थे, they became communal. Veer Savarkar became very anti-Muslim when he was sent to jail, Kalapani, Andaman Islands. तो ये अंग्रेजों की टिपिकल टेक्निक थी कि जो पेट्रियोटिक यूथ थे, जो जेन्युइनली सेकुलर पेट्रियोटिक थे, उनके पास जाते थे उनके एजेंट्स, और कहते थे ये सब बंद करो, वरना हम तुमको जेल में डाल देंगे और जिंदगी भर सड़ोगे जेल। But sir, this is an inference. You don't have any proof of this one. Listen, the proof is, as I told you, there is something called direct evidence and there's something called circumstantial evidence. Yeah. Circumstantial evidence में लोगों को फांसी भी लगी। Circumstantial evidence ये है कि जब इकबाल साहब लौट के आए इंग्लैंड से, 3 साल वहां 1905 से 1908 तक जाए, आप गूगल में देख लीजिए। Then he had become communal. A man who had been earlier secular, on return from England, he became communal. He wrote that poem Shikwa and Jawab al-Shukwa, in which he preached an Islamic nonsense. सर इसके अंदर देखें, अब इसके अंदर ये आर्ग्यूमेंट भी फॉर एग्जांपल दिया जा सकता है कि इनिशियली कायद आज़म वाज आल्सो इन फेवर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, लाइक लखनऊ पैक्ट। You are right. But sir, then he drifted away and became a communal person. भाई सुनो ना, you are right. 1917 और उसके आसपास जिन्ना was secular and patriotic. Yeah. He was known as the ambassador of Hindu Muslim unity. उसने लखनऊ पैक्ट करा. He was a member of both Congress and Muslim League. He was a modern minded person. मगर क्या हुआ, हमारे ग्रेट मिस्टर गांधी साहब ने क्या किया, वो हिंदू आइडिया प्रीच करने लगे। As I told you, गांधी साहब 1915 में आए हिंदुस्तान, उसके पहले 20 साल वकालत करी थी साउथ अफ्रीका। हिंदुस्तान लौटने के बाद, right up to 1948 when he was assassinated, इनकी स्पीचेस और आर्टिकल्स पढ़िए। You can read in collected works of Mahatma Gandhi, which is a Government of India publication in several volumes. उसमें जो स्पीचेस और आर्टिकल्स हैं, अक्सर क्या वो बोलते हैं, he preaches cow protection, he advocates caste system. He was a strong advocate of caste system. आप मेरा आर्टिकल पढ़िए, गूगल पे जाइए, टाइप करिए राजीव गांधी कास्ट सिस्टम, आपको तमाम कोटेशन मिलेंगे इनकी स्पीचेस और राइटिंग्स के, इन विच ही सेड कास्ट सिस्टम इज अ वेरी गुड थिंग एंड ही प्रीच रामराज एंड ब्रह्मचर्य हिंदू आइडिया। देखिए, आप साधु महात्मा हैं तो आप अपने आश्रम में जो चाहे करिए। You don't believe in caste system? Not at all. It is a humbug feudal institution है, backward है, it has to be destroyed. अच्छा, तो गांधी जी जो प्रीच करते रहे these Hindu ideas,
And as a leader of a political party, he is injecting religion into politics, Hindu religious ideas into politics. तो शायद उससे रीजन उनका ये था, गांधी जी का, कि at that time Congress was only a party of intellectuals. It had no mass support, and he wanted mass support. तो उन्होंने सोचा mass support मिलेगा by using religion. So he got mass support, but it was mass support of Hindus. How can Muslim join an organization whose leader is constantly preaching cow protection and caste system and Ram Raj and so on? Well, they were thrown towards the Muslim League. तो वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अंग्रेजों को आगे बढ़ा रहा है कि नहीं? दैट इज व्हाई आई कॉल गांधी अ ब्रिटिश एजेंट. अच्छा, उस टाइम जिन्ना जो थे 1917-18, ही वाज सेकुलर एंड पेट्रियोटिक, मगर गांधी जी ने ये सब शुरू कर दिया हिंदू आइडियाज. तो जिन्ना गॉट वेरी फ्रस्ट्रेटेड और उन्होंने बल्कि ही लेफ्ट इंडिया, ही वेंट टू इंग्लैंड, वहां कई साल वकालत करी प्रिवी काउंसिल में. He was fed up by this turn of politics towards which Gandhi was taking the Congress party. बाद में जिन्ना जी को समझ में आया कि यही तरीका है फॉर सक्सेस इन पॉलिटिक्स, बाय बिकमिंग कम्युनल. तो वो भी फिर कम्युनल हो गए और वो लाहौर रेजोल्यूशन जो टू नेशन थ्योरी का 1940 में हुआ, इन्हीं ने तैयार किया. ये भी बहुत वो कम्युनल हो गए और टू नेशन थ्योरी वगैरह, विच इज नॉनसेंस कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर टू सेपरेट नेशन, ये सब प्रीच करने लगे. तो कहने का मतलब इंसान एक वक्त सही रास्ते पे हो सकता है, आगे चल के गड़बड़ा सकता है. वही हुआ ये आपके अल्लामा इकबाल का भी, वही हुआ आपके जिन्ना साहब का, वो कई हिंदूज का भी हुआ है. वीर सावरकर वगैरह जो पेट्रियोटिक थे यूथ में, वो बाद में एंटी मुस्लिम हो गए. कई ऐसे लोग थे. तो ये Sir, who is अंग्रेज आखिर से अंग्रेज, ब्रिटिश वर वेरी वेरी इंटेलिजेंट पीपल. दे न्यू हाउ टू कन्वर्ट patriotic secular people into communal people. Sir, who is your favorite politician? A person who was involved in, like sort of independence struggle. The person you like the most. देखिए, मैं मौलाना आजाद को बहुत मानता हूँ. सर क्या वजह है? तफसील मैं से मान मुझे बताएं. मौलाना आजाद की ऐसी क्या फिलोसफी थी कि ही स्टेड विद कांग्रेस और एवरीथिंग? कि ही रियलाइज दैट दिस पार्टीशन इज नॉनसेंस. ये बड़ा नुकसान करेगा, पूरे सब कॉन्टिनेंट का बड़ा नुकसान करेगा. मैं आपको एक किस्सा बताऊं. ये किस्सा मुझे, मेरी एक आंट है, मेरे फादर की छोटी बहन, सही बहन. मेरे फादर 3 भाई 3 बहन थे. शी इज द ओनली सर्वाइविंग ऑफ दोज 6 पीपल. शी इज अबाउट 95 ईयर्स, अभी भी जिंदा है, तो कलकत्ते में रहती है. उन्होंने मुझे किस्सा बताया कि वो जब छोटी थी, करीब 8-10 साल की थी, तो एक बार क्या हुआ कि ये बात होगी शायद 1942, 43, 48, अबाउट दैट टाइम. शी वाज अबाउट 10 इयर्स ऑफ एज. तो बोली कि रात को 9 बजे एक दिन टेलीफोन आया from Jawaharlal Nehru, who was then staying in his ancestral house in Allahabad called Anand Bhavan. जवाहरलाल नेहरू ने टेलीफोन किया. मेरे ग्रैंडफादर डॉक्टर केन काटू, who was a top lawyer in Allahabad High Court and also a part of Congress party, and he used to finance the Congress party. तो जवाहरलाल नेहरू ने टेलीफोन किया मेरे ग्रैंडफादर डॉक्टर केन काटू को कि साहब एक बड़ा प्रॉब्लम हो गया मेरे घर में. मेरे ग्रैंडफादर ने कहा क्या प्रॉब्लम हुआ? बोले मेरे घर में, आनंद भवन घर का नाम था इलाहाबाद, मेरे 2 गेस्ट ठहरे हुए हैं. एक हैं राजा जी, जिनका पूरा नाम था सी राजा गोपाल चारी, who became the first governor general of India. वो तमिलनाडु के थे. वो ठहरे हैं और मौलाना आजाद ठहरे हैं. दोनों मेरे घर में ठहरे. तो इनमें बड़ा कस के झगड़ा हो गया. झगड़ा इस बात पे हुआ कि राजा जी इज स्ट्रांगली एडवोकेटिंग फॉर पार्टीशन एंड मौलाना आजाद इज इक्वली स्ट्रांगली अपोजिंग पार्टीशन. और झगड़ा इस हद तक हो गया, इतने बिटर वर्ड्स एक्सचेंज हुए कि दे सेड वी कैन नॉट स्पेंड द नाइट अंडर द सेम रूफ टुगेदर. सर ये कौन से ईयर की बात है? सॉरी. करीब 1942-43 की बात है.
ओके। मेरी आंख ने बताया, जो अभी जिंदा है। शी वॉज अ गर्ल ऑफ अबाउट 10 years of age। तो जवाहरलाल नेहरू ने पूछा मेरे ग्रैंडफादर से, कैन आई सेंड राजा जी टू स्टे इन योर हाउस फॉर द नाइट, क्योंकि बोथ ऑफ देम आर नॉट विलिंग टू लिव टुगेदर अंडर द सेम रूफ इन द नाइट। तो मेरे ग्रैंडफादर ने अग्री किया, तो वो राजा जी को भेजा गया। मेरे स्पेंड द नाइट इन माय हाउस इन इलाहाबाद ने। इतना वो स्ट्रॉन्ग अपोनेंट थे पार्टीशन के, मौलाना आजाद। ऑल्दो ही वाज अ स्ट्रिक्ट मुस्लिम मौलाना थे, मगर वो जानते थे कि ये इससे बड़ा नुकसान होगा पूरे सब कॉन्टिनेंट को। देखिए, आज हम यूनाइटेड होते तो वी वुड हैव बिकम अनदर चाइना, हाईली मॉडर्न डेवलप्ड कंट्री। मगर हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, वेस्टिंग ऑल आवर रिसोर्सेज ऑन हॉस्टिलिटी विद ईच अदर, एंड द डेवलप्ड कंट्रीज वांट टू कीप अस बैकवर्ड। उनका पूरा खेल साहब पार्टीशन करा के, अभी भी यही खेल है। तो लिहाजा दैट इज व्हाई आई एम अ सपोर्टर ऑफ मौलाना आजाद। ही इज वन ऑफ माय हीरोज। सर अभी हम वापस अपने उस इनिशियल डिस्कशन पे आते हैं जो हमने हमारी विमेन से स्टार्ट हुई थी। उस डिस्कशन को स्टार्ट करने का मकसद मेरा ये था कि आज कल के दिन के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो आई है बलूचिस्तान प्रोविंस के अंदर, जहाँ पे एक कपल था, उसको उन्होंने मेरा ख्याल है इस तरह किया, उन्होंने शादी की, पसंद की, फिर जिरगा हुआ, जिरगे ने डिसाइड किया कि दे मस्ट बी किल्ड और उनको किल किया गया, एंड उसकी वीडियो सरफेस हुई है और अभी गवर्नमेंट उन बंदों को पकड़ना चाह रही है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये चीज आई है। तो मैं आपसे ये समझना चाह रहा था कि जो आपने फॉर एग्जांपल हमारे कल्चर के बारे में कहा कि हमारा फ्यूडल कल्चर है, हमारा ट्राइबल कल्चर है, और उसके अंदर चूंकि मैन जो है वो स्ट्रॉन्गर बीइंग है, एग्रीकल्चर में काम करता था, तो इस वजह से वो लाइक उसकी एक सॉर्ट ऑफ अजारादारी कायम हो गई। लेकिन ये है कि इवन देन सर, और फिर जब हम उस पे जाते हैं कि एक वुमन जो है उसका मेन रोल होता है इन 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 लाइक प्रोपगेटिंग द स्पीशी। तो क्या जो है वुमन को इस बात की फ्री चॉइस नहीं देनी चाहिए कि वो अपनी मर्जी का पार्टनर तलाश करे, वो अपनी मर्जी का मेट तलाश करे, क्योंकि उसने स्पीशीज को प्रोपगेट करना है? और फिर हमारे जो ट्राइबल लॉज हैं वो इतने स्ट्रिक्ट क्यों हैं, फ्यूडल लॉज इतने, ठीक है गिवन के वो उनका आपस में एक डिस्टिंक्शन है क्योंकि मैन स्ट्रांग है, वुमन स्ट्रांग नहीं है, एग्रीकल्चर में मैन का रोल था, अब रोल्स चेंज हो गए। लेकिन क्यों इतने ट्राइबल लॉज इतने स्ट्रिक्ट डेवलप हुए कि एक फ्री चॉइस नहीं दी जाती वुमन को हमारी सोसाइटी के अंदर? It is because we are still largely feudal or semi feudal। फ्यूडल सोसाइटी में चॉइस नहीं होती है। यू हैव टू मैरी विद इन योर कास्ट, विद इन योर रिलीजन। और अक्सर इनफैक्ट इन मेनी एरियाज इट्स द पेरेंट्स हु चूज योर पार्टनर। यू आर नॉट फ्री टू चूज योर पार्टनर। तो ये इट इज बिकॉज वी आर अ फ्यूडल सोसाइटी। वो तो जब हम इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी बन जाएंगे तो ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। इंडस्ट्रियल सोसाइटी में बिल्कुल फ्रीडम ऑफ चॉइस। जैसे अमेरिका में आप जाइए, बॉयज एंड गर्ल्स दे चूज देयर ओन पार्टनर्स। इट्स नॉट द पेरेंट्स हु डिसाइड कि आपकी शादी किससे होगी। लड़का लड़की खुद वो कहीं मिलते हैं, फिर डेटिंग करते हैं, फॉर सम टाइम दे मीट सेवरल टाइम, देन दे डिसाइड वेदर टू गेट मैरिड और नॉट। वो भी हो जाएगा हमारे सोसाइटी में, मगर उसमें वक्त लगेगा। वो तो जब हम इंडस्ट्रियल सोसाइटी बनेंगे तब वैसा पॉसिबल होगा। अभी भी हमारा बड़ी फ्यूडल बैकवर्ड सोसाइटी है भाई। यानी आप सोचिए, अब आप बुरा मान जाएंगे जब मैं कहता हूँ मुसलमानों से, मुसलमान बिगड़ जाते हैं मुझसे। मैं कहता हूँ देखिए, इस्लाम ने कहा था कि सब बराबर हैं, कोई अपर कास्ट नहीं है, कोई लोअर कास्ट, ऑल आर इक्वल। प्रॉफिट ने ये सिखाया था। मगर आप लोगों का क्या है? आप कहते हैं हम अशरफ हैं, अपर कास्ट मुस्लिम, शेख, सैयद, हम्म। मुगल, पठान हैं। आप क्या है? आप अपना बताइए, क्या आप उदय साहब, सर आप क्या हैं? सर सर हम तो मुगल्स हैं सर। हाँ, तो अपर कास्ट हैं। तो आप ये अंसारी, कुरैशी, सिद्दीकी, ये लोअर कास्ट, इनसे नहीं देखिए, आपके यहाँ 3 कास्ट हैं। एक अपर कास्ट जिसमें आते हैं सैयद, शेख, मुगल, पठान वगैरह। दूसरे इंटरमीडिएट कास्ट जिसको इंडिया में ओबीसी कहते हैं। तो अपर कास्ट को कहते हैं अशरफ, और इंटरमीडिएट कास्ट को कहते हैं अजलफ। अजलफ में अंसारी, सिद्दीकी, कुरैशी वगैरह। और सबसे नीचे जो दलित कॉन्वर्ट्स हैं, अर्जल, उसमें लाल बेगी हैं और क्या क्या है ना। तो
आप लोग खाना खाएंगे साथ, आप नमाज पढ़ेंगे साथ, मगर शादी का मामला तौबा तौबा, अरे अंसारी है ये लोग, नीच हैं, हम इनसे हम सैयद हैं, शेख हैं। तो लिहाजा ये सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, इसकी वजह से फ्रीडम नहीं है। अब आई कैन गिव यू एन एग्जांपल। मैं इलाहाबाद का बेसिकली रहने वाला हूँ। जी मैं जी। वकील था, वहाँ हाई कोर्ट जज भी हुआ। जब जज हो गया तो मेरी बेटी अ, उसकी एक फ्रेंड फ्रेंड थी, मुस्लिम फ्रेंड। वो दोनों बहुत वेरी क्लोज, बचपन से वो आती थी। वो मुस्लिम लड़की अपनी साइकिल से अपने घर से हमारे यहाँ आती थी, भी दोनों लड़कियां साइकिल पे सेंट मेरीज कॉन्वेंट जाते थे, फिर लौटते थे तो हमारे यहाँ वो खाना भी खाती थी और आराम करती थी थोड़ी देर, और फिर साइकिल पे अपने घर चली जाती थी। बचपन से तो हम लोग का लगाव हो गया। वी स्टार्टेड ट्रीटिंग हर लाइक ओन डॉटर, दैट मुस्लिम गर्ल। उस जब वो बड़ी हो गई 19-20 साल की, तो मैं एक बार उसके फादर के पास गया। उसके फादर डॉक्टर थे और उसकी मदर भी वर्किंग वुमन। तो मैंने कहा, डॉक्टर साहब जैसे आपकी बेटी वैसे मेरी बेटी, तो मुझे एक पैगाम आया है, मुस्लिम मैन, ही वॉज माई क्लास फेलो इन स्कूल। अब वो बड़ा हो गया, वो भी हो गया है 45-50 साल का। और उसने मुझसे कहा कि उसका बेटा है, उसके लिए कोई लड़की ढूंढ बताइए सर। क्लोज फ्रेंड, वेरी क्लोज फ्रेंड, मुस्लिम फ्रेंड। तो मैंने कहा अच्छा मैं बताऊंगा। अच्छा, वो जो वो थे मेरे फ्रेंड, ही वाज अ वेरी बिग बिजनेसमैन, कारपेट ओनर इन अ प्लेस कॉल्ड भदोई, जो इलाहाबाद और बनारस के बीच में पड़ता है, कारपेट बेल्ट है। तो ही वाज अ मिलियनेयर, नहीं बिलियनेयर था, वेरी रिच, बहुत बड़ी कारपेट इंडस्ट्री थी। तो उसने मुझसे कहा कि भाई मेरे बेटे के लिए कोई लड़की बताई, मुस्लिम लड़की। हमने कहा मैं बताता हूँ। तो मैं गया इनके पास, ये डॉक्टर साहब के पास, मेरी जो बेटी के फादर से, कि भाई ऐसा ऐसा रिश्ता आया है। तो मैं जानता हूँ फादर को, मैं जानता हूँ, मेरे साथ पढ़ता था, वी वर वेरी क्लोज फ्रेंड्स। तो पूछा, अच्छा वो डॉक्टर साहब इज सैयद। उन्होंने पूछा क्या जात है, उनकी वाइफ ने पूछा क्या जात है वो लड़के। मैंने कहा अंसारी हैं। बोले साहब हम चमारों में शादी नहीं करते, मतलब नीच है, नीच लोगों में हम शादी नहीं करते। मैंने कहा मैं समझता था कि इस्लाम में तो कोई जात पात नहीं होती है। तो वो मिसेज मिसेज डॉक्टर की मिसेज बोली, अरे भाई साहब ये सब ठीक है, मगर हमें अपनी बिरादरी में रहना है, ये वो। ये तो मैं आपको एक किस्सा बताऊं, दूसरा किस्सा बताऊं एक, सुनिए। मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ। इलाहाबाद से करीब 150 मील 200 मील वेस्ट में है एक शहर, बांदा। बांदा में एक राजपूत मुस्लिम फैमिली थी। The ancestors must have been Hindus at one time, but for some reason got converted to Islam. अच्छा, उनकी एक लड़की थी, वो राजपूत मुस्लिम फैमिली की एक लड़की थी, जवान लड़की। उसका इश्क हो गया एक दलित मैजिस्ट्रेट से, who was posted in Banda. He was ओके। Dalit, but to marry her, he converted to Islam. अब ये लड़की के दो भाई आए वो मैजिस्ट्रेट साहब के पास और कहा कि आप हमारी बहन से राब्ता बंद करिए, वरना हम आपको मार डालेंगे। तो वो मैजिस्ट्रेट साहब ने कहा कि मगर मैं तो मुसलमान हो गया हूँ, और इस्लाम में तो कोई जात पात होती नहीं है। बोले देखिए, हमने अपना मजहब छोड़ा है, अपनी जात नहीं छोड़ी है। हम लोग राजपूत हैं या। और आप नीच हैं, हम मार डालेंगे आपको, आप हमारी बहन से अब रिश्ता नहीं तोड़ा। अरे साहब, वो मैजिस्ट्रेट साहब ने जल्दी से अपना ट्रांसफर कराए, डर के मारे भागे, वो दूसरे शहर में अपना ट्रांसफर करा लिया। ये तो आपका इस्लाम है, पाकिस्तानी इस्लाम एंड इंडियन इस्लाम। मैं अक्सर कहता हूं कि ये फर्जी मुस्लिम हैं, इंडियन मुस्लिम एंड पाकिस्तानी, बिकॉज दे फॉलो कास्ट सिस्टम या। डायरेक्टली अगेंस्ट व्हाट द प्रॉफिट टॉट। या। प्रॉफिट ने यही सिखाया था कि अशरफ अपने को कहो। अब उजैर साहब कहते हैं, बड़े प्राउडली कहते हैं, हम मुगल हैं। वाह क्या बात है, मुगल हैं आप तो, अकबर बादशाह के डिसेंडेंट हुए ना। तो आप जो नीच मुसलमान हैं,
जिनको क्या कहते हैं वो, आई फॉरगेट द नेम, उनसे कैसे आप शादी करेंगे या आपकी बहन की शादी होने देंगे? तो सर लिहाजा हमसे ये सर सब देखिए, हम मुगल एथर भी कोई नहीं कर रहा सर, मतलब हम तो चाह रहे हैं कि कोई हो सही, मेली कोई नहीं रही, यही तो प्रॉब्लम है। अरे भाई, ये सब बातें हैं। जब आपके माँ बाप को मालूम होगा कि आप लो कास्ट मुस्लिम लड़की से शादी करना चाहें, तो डंडे मारेंगे आपको। ये सब कहने की बातें हैं। सर जो इंडो पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, इनके जो लॉज हैं, इनके अंदर मैन और वुमेन की इक्वालिटी के ऊपर, यू नो क्या ये मैन और वुमेन को इक्वल समझते हैं? डाउरी जो हाँ, देखो, जहेज का जो मसला है, इसके बारे में भी जरा हमें गाइड करें, बताएं कहाँ से आया, क्यों आया, इसके क्या रिपरकशंस हैं, इफ यू हैव टाइम सर। देखिए, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पीस ऑफ पेपर, देयर नो मीनिंग। कागज में आप कुछ भी लिख लीजिए। आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिख दीजिए कि इंडिया इज अ वेरी प्रॉस्परस कंट्री विद फुल फुल एम्प्लॉयमेंट एंड रिवर्स ऑफ मिल्क एंड हनी आर फ्लोइंग इन इट। लिखने से हो जाता है? ग्राउंड रियलिटी इज टोटली डिफरेंट। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है इंडिया सेकुलर कंट्री, बट रियलिटी इट इज हाईली कम्युनल। तो लिहाजा ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने से कुछ नहीं होता है। ये डाउरी वगैरह ये सब फ्यूडल प्रैक्टिसेस हैं। जब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा, लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा, तब सब ये सब जो बैकवर्ड प्रैक्टिसेस, फ्यूडल प्रैक्टिसेस चलती चलेंगी। कॉन्स्टिट्यूशन से डोंट गो टू मच बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी लिख जाइए आप, लेकिन सर और कानून, ग्राउंड रियलिटी क्या है? कानून देखिए, कानून हैज इट्स इफेक्ट ना। अब मैं अदालत में जाते हैं। क्या बात करते हैं कानून? कानून कानून मीन नथिंग। ग्राउंड रियलिटी इज एवरीथिंग। आप कानून में कुछ भी लिख जाइए, कानून में लिख दीजिए कि इंडिया इज अ वेरी प्रॉस्परस कंट्री, तो प्रॉस्परस हो जाएगा लिखने से, कानून में लिखने से। आप फिजूल की बातें कर रहे हैं। सर इनहेरिटेंस के लॉज कैसे हैं? अगेन, इन इनहेरिटेंस लॉज में दे आर tilted towards the males, because as I told you, it is a feudal country. Both India and Pakistan, they are feudal countries. So men are regarded superior to women. देखिए, हमारे यहाँ जैसे कोई अभी भी बच्चा पैदा होता है हॉस्पिटल में, तो अगर लड़का होता तो रिश्तेदार सब मिठाइयां बांटते हैं, और लड़की पैदा होती है तो चेहरे उतर जाते हैं कि बड़ा जैसे ट्रेजेडी हो गई है। आपके यहाँ भी यही होगा? उजैर साहब पैदा हुए तो इनके इनके रिश्तेदारों ने मिठाइयां बांटी। हवाई फायरिंग की और सर। अगर कोई लड़की पैदा होती तो उनके चेहरे उतर जाते हैं कि बड़ा भारी ट्रेजेडी हो गई। तो ये अभी भी देखिए डिस्क्रिमिनेशन है कि नहीं है? दिस इज स्टिल फ्यूडल सोसाइटी, सेमी फ्यूडल आई शुड से। तो लिहाजा जब तक फुल स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा, ऐसे ही चलता चले। सर आपने वो बुक मैं पढ़ी है? आपको जी जी, बोले। एक और किस्सा आपको सुनाऊं, बड़ा इंटरेस्टिंग। देखिए, मैंने आपको बताया सबसे अच्छा उर्दू राइटर तो मिर्जा गालिब थे, और सबसे अच्छी जो गजल गाती थी वो थी, उनका नाम था बेगम अख्तर। ओके। शी वॉज जस्ट एज Mirza Ghalib was a shade above every other Urdu poet. So also Begum Akhtar is a shade above every other ghazal singer. ओके। अच्छा, इनका किस्सा सुनिए। एक थे लखनऊ में, उस जमाने में लखनऊ हाई कोर्ट नहीं था, चीफ कोर्ट ऑफ अवध होता था। तो वहां एक बैरिस्टर अब्बासी वकालत करते। तो बैरिस्टर अब्बासी बिलोंग टू जमींदार फैमिली। देखिए, पहले क्या होता था, वकालत के पेशे में जमींदारों के ही बच्चे ज्यादातर आते थे, बिकॉज फॉर फ्यू इयर्स, इनिशियल इयर्स इन लॉ प्रैक्टिस, यू डू नॉट अर्न मच। तो जमींदार के बच्चे दे कुछ सस्टेन देमसेल्फ, बिकॉज जमींदारी का फादर भेजते थे अलाउंस वगैरह। तो बैरिस्टर अब्बासी साहब ने इंग्लैंड में बैरिस्ट्री की और आके लखनऊ में वकालत शुरू कर दी। ही बिलोंग टू एन अपर कास्ट मुस्लिम फैमिली, बैरिस्टर अब्बासी। मुगल थे? हाँ, मुगल थे? अपर कास्ट। अब पता नहीं क्या मुगल से, शेख से, सैयद से, क्या।
तो उनका इश्क हो गया बेगम अख्तर से, ग्रेटेस्ट गजल से। जब बेगम अख्तर वॉज अ लो कास्ट मुस्लिम, ओके। इनके बैरिस्टर अब्बासी साहब के फादर को मालूम हुआ, उन्होंने सख्त हिदायत दी, बिल्कुल उससे रिश्ता बंद करो, बिल्कुल डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद हर, बिकॉज ही केम टू नो शी इज लो कास्ट। ये शादी करना चाहते थे, तो फादर बिल्कुल मना कर लिया, मगर भाई यंग एज में कौन सुनता है, तो इन्होंने शादी कर ली। बैरिस्टर अब्बासी ने बेगम अख्तर से शादी की। जब शादी जो करी तो बैरिस्टर अब्बासी के फादर ने इनका अलाउंस बंद कर बंद दिया। कर दिया। हाँ, ये इनका उस जमाने में जो यंग बैरिस्टर्स थे, इंग्लैंड से बैरिस्ट्री करके आते थे लखनऊ में वकालत करने, तो वो मोहम्मद बाग क्लब है, बड़ा फेमस क्लब है लखनऊ में, मोहम्मद बाग क्लब अभी भी है। वो हाँ भाई जाते थे हाई कोर्ट, वहाँ कोई काम वाम तो था नहीं, यंग मैन हैज नो वर्क, बैठे दिन भर गपसड़ा का किया हाई कोर्ट में, बार एसोसिएशन लाइब्रेरी में। शाम को चले गए मोहम्मद बाग क्लब में, वहां टेनिस वेनिस खेला, थोड़ा विस्की स्कॉच विस्की पी और घर जाके सो गए खाना खा। यही उनकी जिंदगी थी। उनका इश्क हो गया बेगम अख्तर से, उससे शादी कर ली। शादी कर ली तो फादर ने इनके अलाउंस काट दी। अब बड़ी मुसीबत में पड़ गए, विदाउट एनी मीन्स ऑफ सस्टेनेंस, कोई आमदनी थी नहीं। तो एक बार सर तेज बहादुर सप्पू बहुत बड़े वकील थे, इलाहाबाद के थे, मेरी बिरादरी कश्मीरी पंडित, तो वो लखनऊ आए थे कोई केस बहस करने के। तो इनको देखा, पूछा बैरिस्टर क्यों बहुत दुखी दिखाई दे रहे हो, उदास दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? पहले तो बोले नहीं, मगर फिर बताया साहब ऐसा ऐसा हो गया, मेरा तो अलाउंस कट गया, कैसे मैं जीऊंगा? तो सतेज ने कुछ नहीं कहा, मगर कुछ दिन के बाद बैरिस्टर अब्बासी को एक एनवेलप आया, उसमें टिकट था वहां जाने का, जयपुर जाने के लिए, फर्स्ट क्लास। उस जमाने में तो फर्स्ट क्लास बहुत कम लोग ट्रेवल कर सकते थे, ट्रेन पे फर्स्ट क्लास होता था, फिर सेकंड क्लास, फिर इंटरमीडिएट क्लास, फिर थर्ड क्लास। फर्स्ट क्लास का टिकट आया इनके पास, और कुछ उसमें 500 रुपए भी आए उसी एनवेलप। अभी समझ ही नहीं पाए, खैर इन्होंने वो ट्रेन पकड़ी और पहुंचे जयपुर। वहां जयपुर रेलवे स्टेशन पे महाराजा जयपुर की रोल्स रॉयस कार आई थी इनको लेने के लिए, और एक बग्गी भी, उस जमाने में बग्गी भी होती थी, वो स्टेज कैरेजेस होती थी ना। और इनसे पूछा वहां महाराजा जयपुर के जो दरबान वो सारे लिवरी कॉस्ट्यूम पहने कि आप सब जयपुर आपको हम दिखाना चाहते हैं, आप ये रोल्स रॉयस कार पे घूमेंगे कि ये बगी पे घूमेंगे? तो इन्होंने कहा बगी पे घूमे। खैर उनको घुमाया गया। जयपुर बड़ी खूबसूरत जगह, पिंक सिटी कहलाती है। पिंक कलर की, महाराजा साहब ने पिंक, सारे घर में पिंक रंग रंग दिया था। अच्छा, शाम, दिन में खाना वाना खाए, शाम को ले जाए गए सर तेज बहादुर सप्रू के कमरे में। और इन्होंने कहा साहब ये क्या चक्कर, क्या मुझे समझ ही नहीं आया, आपने टिकट भेज दिया मुझे, मैं आ गया, मगर क्या किस लिए आपने बुलाया क्या? तो सर तेज बहादुर सप्रू ने कहा देखो ऐसा है, ये है आर्बिट्रेशन बिटवीन महाराजा जयपुर एंड महाराजा जोधपुर, वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है, अभी तुम समझ नहीं पाओगे, टू यंग टू अंडरस्टैंड ऑल द लीगल कॉम्प्लिकेशंस। तुम्हारा काम है कि हियरिंग अटेंड करो दिन में, और शाम को जब हियरिंग खत्म हो जाए तो हम लोग को उर्दू शायरी सुनाओ, ये तुम्हारा काम। तो साहब ये किया। 10 दिन 2 हफ्ते चला केस, फिर उसके बाद वो आर्बिट्रेशन सक्सेसफुल हो गया। तो दरबार लगा, दोनों महाराजा जयपुर महाराजा जोधपुर बैठे, और पुकार हुई कि आला वकील सर तेज बहादुर सप्रू को 500 रुपए नगद और 5,000 नगद तो 500 सोने की अशर्फियां दी जाती हैं फॉर दिस केस। और आला वकील बैरिस्टर अब्बासी को भी उतना ही, 5,000 कैश, 5,000 500 सोने की। उस जमाने में 5,000 आज के 30 लाख के बराबर होगा। आई एम टॉकिंग ऑफ 1930s। Yeah. So this was a sophisticated way of Sir Bahadur Sapru, who was a very
large-hearted man in helping young man in distress. Okay. He did not want to directly give cash because अच्छा नहीं लगता, तो एक sophisticated way में उसको financial help किया। ये मैंने आपको किस्सा सुनाया, आप कभी गाने सुनिए YouTube पे बेगम अख्तर के। ओके। आपने नाम सुना है? नहीं, अरे आप आपको कुछ नहीं आता जाता है, आपको बिल्कुल यूजलेस किस्म के लोग। तो बेगम अख्तर के गाने सुनिए, अली साहब ग्रेटेस्ट गजल सिंगर ओके। एवर, जस्ट लाइक मिर्जा गालिब ग्रेटेस्ट उर्दू राइटर। ये मैंने आपको किस्सा सुनाया। सर ये क्या कहते हैं, आपने वो बुक पढ़ी है बेगमात के आंसू? क्या चीज, कौन सी किताब? बेगमात के आंसू। नहीं, मैंने नहीं पढ़ी। अच्छा, सर कोई अच्छी सी बुक तो सजेस्ट करें पढ़ने के लिए। किस टॉपिक पे? सर हिस्ट्री हो, कोई लिटरेचर हो, प्री पार्टीशन देखिए लिटरेचर। हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन कई 5-6 वॉल्यूम में, कौन है वो राइटर, एक सेकंड देख के बता। विल ड्यूरेंट। विल ड्यूरांट की शायद 7 वॉल्यूम्स में है। इट बिगिन विद आवर ओरिएंटल हेरिटेज, और फिर बाद में हिस्ट्री ऑफ ग्रीस, फिर हिस्ट्री ऑफ रोम, और फिर मिडिवल एजेस, और फिर वोल्टेयर पे किताब, एक रूसो पे किताब, एक नेपोलियन पे किताब। बहुत आपको नॉलेज मिलेगी विल ड्यूरांट की किताबों से। ओके वो ओके। रखी, और बहुत वेरी वेल रिसर्च्ड, बहुत हिस्टोरिकल फैक्ट्स उसमें आपको मिल जाए। मैं सबको रेकमेंड करता हूँ कि उसको जरूर पढ़ो, बहुत Okay. नॉलेज पड़ेगी। Okay. Okay. Sir, I think let's call it a day. We had a good discussion. We'll talk again with a new topic on something new. What do you say? Yes, and I have told you the way how now you can get married. जरा उर्दू शायरी के अच्छे अच्छे शेर मैंने गालिब का बता दिया, और ढूंढिए अच्छे अच्छे शेर, और लड़कियों को सुनाइए, और लड़कियों को बहुत अच्छे लगते हैं। सर आप मेरी बुक पढ़े ना, आप मेरी पोएट्री पढ़े ना, मैं आपको भेजता हूँ, आप वो पढ़े ना। भेजिए, जरूर भेजिए, मैं आपको जरूर भेजता भेजिए, हूँ सर, अभी पढ़ेंगे। व्हाट्सएप मैं आपको व्हाट्सएप करता हूँ, आप वो पढ़ें, फिर आप मुझे उसका रिव्यू भी दें। वो तो हम पढ़ेंगे, मगर मैंने कह लिया तरीका कैसे आपकी शादी हो सकती है। सर आप मैं जहाँ करता हूँ अच्छे अच्छे, शादी के मामले में कुछ करता हूँ, शेर मैंने याद कर लिए है, जब वो हुस्न जमाल दिल अफरोज हुआ था, मैं इसको रिसर्च करके याद करके इसको मैं बताता हूँ। हाँ, तो पहले आपकी, मैं चाहता हूँ कि अब जल्दी से आपकी शादी हो जाए, क्योंकि अब 30 साल उम्र हो गई है, ये उम्र में अब सेटल डाउन करना चाहिए आप। सही बात है सर, मैं नहीं शादी अब मैं करता हूँ सर, अब करनी पड़ गई है शादी। देखिए, आप आफ्टर अ सर्टेन एज, नॉर्मल लाइफ इज मैरिड लाइफ, कि भाई एक कंपेनियन हो। या अब आप घर आए अपने काम करके थके थकाए, कोई आपको एक प्याला चाय दे, कुछ दो बातें आपसे करे, वरना इफ यू डोंट गेट मैरिड, फिर लेटर लाइफ में बड़ा लोनलीनेस हो जाती है। जी। तो यू मस्ट हैव अ कंपेनियन इन द फॉर्म ऑफ अ वाइफ, फिर बच्चे होते हैं, फिर ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं, ये वो। तो नॉर्मल लाइफ, अब आपकी 30 साल उम्र हो गई है, तो आपको अब टाइम यू गॉट सेटल डाउन, यू गॉट मैरिड, एंड आपके माँ बाप जिंदा हैं? जी जी माशाल्लाह, वो जिंदा है सर, हयात है। हाँ, तो दे विल ऑल्सो बी वेरी हैप्पी विद ग्रैंड चिल्ड्रन। या देखिए, अब 79 का उम्र का हो गया, अब हम लोग का नाउ वी एंजॉय विद आवर ग्रैंड चिल्ड्रन। अब मेरे अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को मैं, जब वो अमेरिका में हैं, तो उनको चेस सिखाता हूँ। हम्म। व्हेन आई गो टू कैलिफोर्निया, आई टीच माय ग्रैंड चिल्ड्रन हाउ टू प्ले चेस। मैंने कहा एक इंडोर गेम भी सीखना चाहिए तुमको, आउटडोर गेम तो वो लोग सब करते हैं, वॉलीबॉल और क्या क्या चीजें करते हैं, मगर मैंने कहा इंडोर भी गेम होते, मानो बारिश हो रही है तो इंडोर गेम भी होना सीखना या चाहिए। या मैं उनके साथ बैठता हूँ, फिर उनको मैथमेटिक्स में भी हेल्प करता हूँ। तो एक एक उम्र में, अब आपकी उम्र हो गई है, अब आप सेटल डाउन करिए, फाइंड अ नाइस गर्ल। देखिए, और ज्यादा चेहरे पे मत जाइएगा, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, ये जो फिजिकल ब्यूटी है ये मोमेंटरी है। मैं बहुत सारी लड़कियों को जानता है जो बहुत खूबसूरत है, बट दे आर डेविल्स बाय नेचर। या उन्होंने अपनी हस्बैंड
हस्बैंड की जिंदगी बिल्कुल जहन्नुम कर दी। मैं कई ऐसी भी लड़कियों को जानता हूं जो बड़ी अगली हैं फिजिकली, बट दे हैव मेड देयर हस्बैंड वेरी हैप्पी। Yeah. Everything depends on nature. Go find out the nature. Make some investigation through friends or relatives. उसका नेचर कैसा है? She should be a good-natured girl, affectionate and soft, and ज्यादा टेम्पर न लूज करे। वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है देन फिजिकल लुक्स ऑफ अ गर्ल। आप समझे ना? तो ज्यादा आप तो देखिए बड़े खूबसूरत हैं, बड़े हैंडसम हैं, मगर आप लड़की में ये ना देखिएगा। लड़की में देखिएगा उसका नेचर। Is she good natured? Is she has a cool temper? जो आप उससे बात करें, आप कभी आप किसी परेशानी में पड़े, आपको अच्छी राय दे, या कम से कम सॉलिस दे, आप कंफर्ट दे। That is the kind of wife you must seek. Right, I sir. know Right. many girls who have made their lives hell, although they are very beautiful. They made their husband's lives hell, although they are very beautiful. लिहाजा Right. वैसी लड़की से चक्कर में मत पड़िएगा। अब डोंट गो बाय लुक्स। Okay, sir. I'll definitely keep your advice in my mind, and I'll see you again, sir, very soon. Thank you so much, sir, for talking to me. वेलकम।